कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारा क्या है, सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर आपने देख रखा होगा और आपको पहले ही बता दिया हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग रैपिड फास्ट करके इसको 5 दिन में खत्म करेंगे। तो हो सकता है दो वीडियो अपलोड ही करूँ। तो आज तैयार हो जाओ क्या करने के लिए, आगे का लेक्चर देखने के लिए बच्चों। तो शॉर्ट वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है ना। जितना शेयर करोगे उससे तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, हमारा बेनिफिट होगा। बहुत बच्चों तक को ये वीडियोस पहुंचेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा बहुत बच्चा। तो लगे रहो और 5 दिन के अंदर ये तैयारी करो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, करें स्टार्ट। रेडी हो, कॉपी पेन रख लिए हो, रख लो, अगर नहीं रखे हो तो निकाल लो फटाफट। चलो तो ये हम देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो ये क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, कितने पॉइंट चार्ज के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में अगर कोई डिस्टेंस r हो, एक चार्ज q1 हो और दूसरा चार्ज q2 हो, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा बच्चा। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है बच्चा 2 चार्ज के बीच में। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर। या एप्सिलॉन नॉट अगर देखोगे तो इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। ये जो यूनिट दिख रहा है बच्चों उसको उलट के लिख देना है तुमको। c स्क्वायर ऊपर लेके जाना है, n/मीटर का स्क्वायर। या फिर इसको तुम ऐसा लिख सकते हो c का स्क्वायर n पे -1 m पे -2। तो जो कि नीचे से अगर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट समझे, जो चीज नीचे उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव आता है इस k का वैल्यू पूछता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू, या फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, या फिर इसका यूनिट पूछ सकता है। फिर यहां से चाहो तो तुम डायमेंशन भी तैयार कर सकते हो। देखो m न्यूटन का क्या होता है, m l t-2 के ऊपर पावर कितना है -1। मीटर पे क्या हो जाएगा l पे -2। और कूलम क्या होता है, चार्ज जिसको at और it जो पिछले क्लास में तुमको हम बताए थे। तो देखो ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो m पे -1, l पे -3, t पे कितना हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और एक t यहां से, तो t का पावर 3 और a। तो यहां पे a का स्क्वायर और t का स्क्वायर कर लेना बच्चा। यहां a स्क्वायर और t का स्क्वायर कर लोगे तो यहां पे आ जाएगा पावर 4 और a का वही पावर स्क्वायर। तो डायमेंशन में पूछता क्वेश्चन में, सब ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। पूछेगा भाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी। किसको बोलते हैं इसको हम लोग, परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम का। तो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाएगा, क्या पूछेगा, इसका वैल्यू कितना होता है, यूनिट क्या है या डायमेंशन क्या है। इससे बच्चों ऑब्जेक्टिव बनेगा और इससे कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि कूलम्स लॉ जो है इसका वेक्टर फॉर्म पूछता है कभी कभी। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, वेक्टर फॉर्म। देखो अगर कूलम्स लॉ का अगर पूछोगे वेक्टर फॉर्म तो उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, F पे एरो देंगे, इसको शॉर्ट में हम K भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q1 और Q2 एक स्केलर क्वांटिटी है और R को तुम चाहो तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। अगर मॉड का वेक्टर देके या स्क्वायर दे सकते हो और एक यूनिट वेक्टर लगा सकते हो, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2। R का अगर वेक्टर दे रहे हो तो नीचे जो मॉड होगा वो R का पावर मॉड का क्यूब हो जाता है बच्चा। तो जब ऑब्जेक्टिव आओगे तो ध्यान दोगे कि यूनिट वेक्टर दिया हुआ है या फिर वेक्टर दिया हुआ है। इसको आर कैप को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर कैप, जिसको यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये इतना बात अगर याद रखते तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव काम
हो जाएगा। इसमें बता देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वहां से फिर ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहले से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे इसको बढ़ते हैं। आगे में क्या देखेंगे इसको कि अगर हम फोर्स पूछे किस किस चीज पे डिपेंड करे, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स, इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से, तो ऑब्जेक्टिव इससे बनता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो क्या बताओगे, कैसा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव, ये फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो ये मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। क्या बोल रहा है, अगर दो मीडियम के बीच में अगर हम एयर के जगह वाटर को इंट्रोड्यूस करा दे, या दो एयर के बीच में अगर मेटल को इंट्रोड्यूस करा दे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज करेगा बच्चों। अब नया अगर किसी मीडियम में फोर्स निकाल रहे हो, क्या बोल रहा है, किसी मीडियम में अगर फोर्स को निकाल रहे हो, ये फोर्स किसके बराबर होगा, F/K, जहां K का नाम क्या होगा, वो K नहीं है अभी, 1/4 पाई, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका पिछले क्लास में तुमको हम वैल्यू बताए हुए फर्स्ट वाले लेक्चर में, वहां से जाके देख सकते हो। K का वैल्यू एयर के लिए कितना बनाया था, 1, अगर मेटल होगा तो इनफाइनाइट, अगर वाटर होगा तो 80, जो ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आता है बच्चों। इसलिए इस बात को ध्यान से रखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक अलग है, और यहां जो अभी K लिखे हैं, ये K, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है वो 1 से और इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है, तो वो वैरी करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा मीडियम ले रहे हो। बट ये K का वैल्यू एयर के लिए ये दिया हुआ है, फिक्स है, ये भी चेंज करेगा अगर एप्सिलॉन का वैल्यू अगर हम बदलते हैं तो। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन में जो लिए हैं, मतलब जो इक्वेशंस में लिखे एयर के लिए, वो फिक्स है इसका वैल्यू, जो 9 × 10⁹ लिखे थे, वो चेंज नहीं होगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलेटेड। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ, देखो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर बिहार बोर्ड में, भैया कि कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है या फिर एप्लीकेशन क्या है, क्या है लिमिटेशन या एप्लीकेशन बच्चों। तो उसका पूछेगा क्वेश्चन में लिमिटेशन, तो ध्यान में रखोगे ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, ये जब चार्ज रेस्ट में होगा तब, चार्ज एट रेस्ट, अगर ये होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा। अगर इतना बात भी तुम अगर पढ़ के जाते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, इसको पढ़ लो और क्वेश्चन बैंक लगा लो, ठीक है। ऐसा मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि भाई अभी पढ़ के तुरंत करना है, जस्ट पढ़ो और क्वेश्चन बैंक लगा लो, इससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जो भी बता देते हैं, जिसको डायरेक्ट तुम चाहो तो याद भी रख सकते हो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें से बता देता हूं जो बहुत फेमस है इसका। अगर किसी चार्ज को 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो वो चार्ज कैसा लिखा रहेगा बच्चों, पता है। क्वेश्चन सुनते रहोगे, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं है, क्योंकि रैपिड फायर चल रहा है। अगर उतना डिटेल में करेंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान सुनोगे वीडियो को। ये क्वेश्चन हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन या एप्लीकेशन बोलेगा। अब इसमें तुम्हारा जो एक सवाल बनेगा कि अगर एक चार्ज Q है, इसको डिवाइड करते हैं हम, तो यहां पे डिवाइड करते हैं तो Q - Q, और एक चार्ज को Q को यहां रख देते हैं। तुमसे ये सवाल पूछेगा ये चार्ज क्या हो, Q का वैल्यू, इसको डिवाइड कैसे करें, कितने पार्ट में डिवाइड करें, ताकि इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम हो। तो Q का वैल्यू जो होगा वो टोटल चार्ज का आधा आधा अगर कर देते हैं, फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स विल बी मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आएगा। सेकंड, अगर हम देखें इसमें एक सवाल क्या पूछेगा कि मान लो हम एक लाइन में 2 चार्ज रख रहे हैं Q
और दूसरा यहां रखना, थर्ड चार्ज बोलेगा कहां रखा जाए। क्या सवाल पूछेगा इसमें कि तीसरे चार्ज को कहां रख दे ताकि सिस्टम या इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्या हो जाए? सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो देखो इक्विलिब्रियम में अगर लाना है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो उतना हम नहीं जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो -q/4 होगा बच्चों। डायरेक्ट याद कर लोगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? रैपिड फायर। अगर हम पूरा कराने लगे तो बहुत उतना जल्दी कवर नहीं हो पाएगा तुमसे। तो जो क्वेश्चन बता रहे उस पर ध्यान देते जाओ कि अगर ये सब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। चलो फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले और इस पे चार्ज Q हो जाए, इस पे भी चार्ज Q हो जाए और इस पे भी चार्ज, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखे तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? गेस करो। 0। इसके ऊपर एट चार्ज Q पे अगर यही सवाल पूछते इस वर्टेक्स पे A पे कितना लगता, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो होता है √3F के बराबर। इसके बराबर नेट फोर्स √3F। अब ये सब देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर लगेगा याद रखो, डायरेक्ट लगेगा लगा लेना, ठीक है। बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो तुमको थ्योरी से रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत डिटेल में उसको अगर करने बैठेंगे तो बाबू कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, उन बच्चों के लिए कि भाई जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं उनको इतना नॉलेज हो कि वहां जाए तो कम से कम वो फेल ना हो, कम से कम 60+ मार्क्स आराम से आ जाए उनको, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बता दूंगा लॉन्ग कौन कौन सा बनता है और उसको जल्दी जल्दी याद भी करा दूंगा। तो ये हो गया कूलम्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट में। तो कूलम्स लॉ से इतना रख लोगे कि मीडियम पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लिमिटेशन क्या है, क्या याद रखोगे कि पॉइंट चार्ज होगा तभी एप्लीकेबल होगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा तभी एप्लीकेबल होगा। चलो अब आगे टॉपिक पे भागते हैं फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिए। अब आते हैं अगले में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या टॉपिक डालेंगे हम लोग बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो सब शॉर्ट में हम कर रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहा हूं? एकदम शॉर्ट में आ रहे हैं, इसलिए ध्यान से एकदम सुनते रहोगे, ठीक है। थोड़ा सा तार फंस गया था वो देख रहा हूं। चलो आ जाओ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसा लिखोगे? फोर्स बाय चार्ज। तो इसका एक छोटा सा सिंपल तरीका बता देता हूं कैसे इसको डिफाइन करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? फोर्स, इसको बोलते हैं पर और यूनिट, इसको बोलते हैं नीचे चार्ज। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे कि इट इज डिफाइंड एज, ये बहुत दिन से तुम जानते हो, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या नाम दिया इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया डेफिनेशन क्लियर? ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा क्वांटिटी दिख रहा है? ये वेक्टर है। पूछेगा इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन बाई कूलम या फिर वोल्ट बाई मीटर, ठीक है। यूनिट डायमेंशन बना सकते हो ml T-2/80। सॉल्व करोगे तो ml T-3a-1। चेक कर लो एक बार, ml T नीचे था ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में से ऐड होके 3 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, भाई डेफिनेशन लिखो या उसका यूनिट बताओ या उसका डायमेंशन बताओ या फॉर्मूला पूछ देगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता देता हूं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। सवाल क्या है? अच्छा सुनोगे, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेट किधर लग रहा होगा? नीचे mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रखा जाए? क्या रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रखा जाए कि ये बैलेंस हो जाए। तो देखो एक याद रखना, अगर फील्ड है इसमें अगर कोई चार्ज अगर रखते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है
फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के क्या होगा, अलोंग होगा। किसके अलोंग होगा, फील्ड के अलोंग होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, फील्ड इधर है तो फोर्स, और अगर रुक जाए एक मिनट, अगर फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर अपोजिट हुआ तो फील्ड अगर इधर है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज पे कैसा होता है, तो फील्ड किधर रखना पड़ेगा, नीचे, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। कितना लगेगा, तो E इंटू ई, तो E इंटू ई किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वहां से हो जाएगा mg बाई स्मॉल ई। इसमें दो सवाल पूछता है, तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव बनता है, एक कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात, जिसको तुमको ध्यान रखना है बच्चों। अगर इतना बात ध्यान रखते हो, इतना भी पढ़ के जाते हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का डेफिनेशन पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करो, राइट इट्स एसआई यूनिट, तो लिख लोगे। इसको कौन सा यूनिट बोलते हैं हम लोग, एसआई यूनिट। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी जल्दी, चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो करना क्या है, कुछ सिस्टम है, अब पूरा समझ लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें तो पहले किसके कारण, डाइपोल के कारण, फिर इनफाइनाइट वायर, फिर इसके कारण शीट, इनफाइनाइट शीट, फिर कंडक्टिंग स्फीयर। देखो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो डाइपोल के कारण एक जनरल पॉइंट पे जो होता है के पी बाई आर का क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर बोलेगा एक्सिस के ऊपर, सवाल क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक, यहां से पूछना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस, ऐसे जोड़ोगे। क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, डाइपोल के कारण, कहां पे, एक्सिस पे। फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 2kp बाई आर क्यूब। पी क्या है बताएंगे अभी। और अगर इक्वेटोरियल पे पूछेगा, इक्वेटोरियल, अभी ऑब्जेक्टिव के लिए याद करो, फिर अभी बता देंगे कि इक्वेटोरियल पे क्या है, ये क्या है। यहां से हो जाएगा kp बाई आर का क्यूब। अगर इन्फिनाइट वायर के कारण बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 2k लैम्डा बाई आर, जहां k का वैल्यू अगर रखोगे तो यहां से आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब लैम्डा जो पूछेगा, भाई लैम्डा होता क्या है, इसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। शॉर्ट में क्वेश्चन आता है डिफाइन करने के लिए। तो देखो अभी जो बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो चार्ज बाई लेंथ, यानी सेम डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर एक बार समझ जाओ तो डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा। क्या बोले, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। फिर इसका पूछता है यूनिट क्या है, तो देखो चार्ज का अगर क्या पूछेगा, इसका यूनिट, तुम दिक्कत होगा तो पॉज करके देख लेना। चार्ज के लिए क्या है, कूलम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो यूनिट पूछेगा तो कूलम बाई मीटर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे। इनफिनाइट शीट क्या होता है, इनफिनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पूछोगे फिर सिग्मा क्या है, इसका नाम है सरफेस, क्या नाम है इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से जो सिग्मा बनाओगे वो चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया, सेम डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर से डेफिनेशन सेम है कि इट इज डिफाइंड एज, शुरू वाला लैंग्वेज सब में कॉमन चल रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर इसका भी यूनिट बना सकते हो, तो ऊपर में चार्ज का कूलम है, एरिया का क्या होता है मीटर का स्क्वायर, तो लिख लोगे भाई 2 नंबर में आएगा डिफाइन करने के लिए। अब कंडक्टर का अगर लोगे तो ये पॉइंट चार्ज का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के कारण आउटसाइड, दो इसमें 3 पॉइंट पूछेगा। क्या क्या पूछेगा बच्चों समझ लो, इसमें पूछेगा कि कंडक्टर अगर है, क्या है, अगर कंडक्टर है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, आउटसाइड में जो होगा कहीं वो इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। सरफेस पे अगर पूछा, कहां पे पूछा सरफेस पे, तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। फिर कैपिटल आर क्या है, रेडियस है स्फीयर का, स्मॉल आर क्या है, कोई भी डिस्टेंस आउटसाइड। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा कि कंडक्टर के कारण इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आउटसाइड कितना होगा उसके सरफेस पे। तो ये वाला जो होता है आउटसाइड स्फीयर का, ये सिमिलर होता है किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। तो अब इतना बात याद रखोगे ऑब्जेक्टिव। अब इसमें हम लॉन्ग बता देते हैं कि क्या क्या लॉन्ग बनेगा। इस सारा सिर्फ गॉस थ्योरम से, किसके थ्योरम से, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से ये और वो तीनों मैं बता देता हूं। इसका फिर लॉन्ग डाइपोल का जो है वो, तो फटाफट कर लेते हैं, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो है डाइपोल का आता है ऑन द एक्सिस और इक्वेटोरियल पे, दोनों एक साथ बताएंगे। देखो इसमें क्या कर लेते हैं हम, चलो अब यहां पे दोनों साइड से चलेंगे। तो अगर हमको पूछेगा डाइपोल होता है क्या, सबसे पहले एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो डाइपोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है जो 2a q और एक यूनिट वेक्टर। सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका नाम क्या है बच्चों, क्या नाम लिखोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करोगे, 2a जो है वो क्या है तुम्हारा सेपरेशन है, 2a क्या है बच्चों, सेपरेशन, और q क्या है, चार्ज, और ये क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में है। कैसा बच्चों, ये प्रोडक्ट में है। तो इसको अगर हम चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो लिखने के लिए तुम्हारा पूरा कॉपी बना सकते हैं, बट अभी हम लोग कॉपी बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि 5 दिन के क्लास में खत्म करना है इसको। तो कैसे करोगे, तो इसको बोलोगे कि ये प्रोडक्ट है, क्या है ये, क्या है ये, प्रोडक्ट किसका है, तो सेपरेशन इनटू चार्ज। अगर ऐसा लिख लेते हो बच्चों तो तुम क्या कर सकते हो, इसको आराम से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ सेपरेशन एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी ये, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट पूछेगा अगर, यूनिट तो कूलम मीटर। डायमेंशन अगर पूछता है तो कूलम का क्या हो जाएगा 80 और लेंथ का L, ये क्या है तुम्हारा डायमेंशन, ये क्या है तुम्हारा यूनिट। तो इतना बात को याद कर लो कि अगर तुमको क्या करना है, डाइपोल को डिफाइंड करना है तो ये कर सकते हो। अब इसमें हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कितना क्वेश्चन बच्चों, 2 लॉन्ग। तो देखो अभी लैंग्वेज धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो,
बट उसका बेसिक मैथमेटिक्स कर लो। ये 5 नंबर में अगर कुछ भी नहीं लिख पाओगे तो कम से कम मैथमेटिकल करोगे तो 5 में से 2 या 3 नंबर तुमको मिल जाएगा। अगर लैंग्वेज लिख देते हो फुल मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। तो मेरा काम क्या है कि अभी जिनका तैयारी नहीं है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ताकि उनको कुछ ना कुछ नंबर वो उठा सके, ऐसे आपको लिखना पूरा है। कोशिश करो कि 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अच्छे से याद करो, फर्स्ट 3 चैप्टर को अच्छे से ध्यान दो। अब देखो इसमें मैं तुमको लॉन्ग बनाना सिखा देता हूं कि कैसे ये लॉन्ग बनते हैं। अब देखो इसमें 2 होगा, एक है डाइपोल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ठीक है। इसमें जो हम एक्सेस बोलते हैं, इसमें एक्सेस, इस वाले पॉइंट लाइन को हम लोग एक्सेस बोलते हैं और इस वाले को इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज भी देखोगे थोड़ा सेम मिलेगा। लैंग्वेज क्या लिखना है भाई कि यहां से एक डिस्टेंस हमको लेना है, मान लेते हैं आर डिस्टेंस, यहां से क्या लेते हैं स्क्रीन के ऊपर एक आर डिस्टेंस लेते हैं, एक पॉइंट है मान लेते हैं इसको सी या पी मान लेते हैं, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। या यही सेम चीज इक्वेटोरियल के ऊपर अगर करते हैं तो सेम डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं। हम एक साथ दोनों का लॉन्ग बता रहे हैं कि लॉन्ग में कहां फर्क मिलेगा। तो तुमको सबसे पहले लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, अगर एक्सिस का निकाल रहे हो तो आ जाएगा यहां से। देखो प्लस क्यू क्या है, ये वाले डिस्टेंस को हम लोग ए बोलते हैं, ये वाले डिस्टेंस को ए, क्योंकि हम लोग सेपरेशन कितना लिए थे 2a लिए थे बच्चों, कितना लिए थे 2a। 2a का मतलब यहां पे a यहां पे a, तो यहां से जब नापोगे ये डिस्टेंस, यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस नापोगे बच्चों, क्या ये r ही मिलेगा, नहीं, कितना हो जाएगा ये r माइनस a, और यहां से नापोगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। भाई हम यहां खड़ा हैं और अभी यहां चले जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, बढ़ेगा ही ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो r प्लस a। तो देखो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर माइनस ए का होल का स्क्वायर, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो बाहर की तरफ। और अगर माइनस क्यू होगा तो कितना आएगा, उसका माइनस क्यू होगा तो के क्यू बाई आर प्लस ए का होल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लोगे बच्चों, इसको इक्वेशन 2। बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं इसमें लिखे आप, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी में माइनस जो होता है ना वो डायरेक्शन में यूज किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, जो माइनस होता है वो किसमें यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन में यूज करते हैं, इसलिए माइनस यहां नहीं लिख रहे हैं। अब बाय अगर नेट निकालेंगे तो कैसा लिख दोगे, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, क्योंकि दोनों कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना। अगर हम यहां पे ध्यान दें तो ये दोनों कैसे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, इसलिए ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसलिए यहां पे माइनस हम लोग लेंगे। अब देखो थोड़ा सा अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है बच्चा तो तुम इसको खुद से भी क्या कर सकते हो, तो यहां से क्या कर लेना, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लेना। कैसे करोगे, तो के क्यू बाई हम यहां से डायरेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं आ रहा होगा तो ये भी तुम करके अपना काम चला सकते हो, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्व करके यहां से के क्यू इंटू 2a बाई आर का क्यूब लिख देना, इसके बाद यहां पे लिख देना के पी बाई एक 2 यहां पे और बचेगा आर का क्यूब। ये हो गया बच्चों प्रूफ। तो 5 नंबर के लिए तुम ये, हाँ इसमें लैंग्वेज तो ऐड करना पड़ेगा आपको। तो देखो कुछ नहीं आ रहा तो पहले ये काम तो कर लो, और कहां कहां लैंग्वेज यूज करना वो देखो, वो ध्यान से करोगे। तो सबसे पहले डाइपोल हम ले रहे हैं तो डाइपोल के बारे में लिख देना है। ये किसके कारण लिख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू के चार्ज के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के चार्ज के कारण। फिर यहाँ पे नेट सब कुछ लिखा हुआ है, इसी को लैंग्वेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है तुमको। अगर कर लिए तो लॉन्ग याद हो जाएगा। बार बार समझा रहा हूं मैं, इतना डिटेल में नहीं लिखना चाहता, तो फिर वीडियो 5 घंटे 6 घंटे का बन जाएगा। मैं इतना बता रहा हूं कि आप अगर कुछ नहीं किए हो तो कम से कम इतना कर लोगे ना तो भी तुम्हारा काम चलेगा बच्चा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इसको क्या करोगे, लैंग्वेज में कर लोगे। फिर मैं दूसरा डाइपोल का जो है वो करा देता हूं। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, फटाफट। अब फिर से आते हैं, अब आते हैं हम एक्सिस का डाइपोल के कारण। क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कहां पे अब निकाल रहे हैं, एट इक्वेटोरियल। सब नाम याद रखा करो।
तो इक्वेटोरियल के लिए जब करोगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इक्वेटोरियल लाइन होता है। कैसा लाइन होता है बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये प्लस में इधर, माइनस में, अभी क्या बताए थे, ये प्लस के कारण बाहर की तरफ, अब माइनस में अंदर की तरफ, पीछे वाले कह दो। यहां पे एक एंगल बनेगा, जो यहां अगर थीटा मानोगे तो ये भी कितना होगा? थीटा। अगर यहां एंगल थीटा लोगे तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है। ये कितना है? ए, ये भी कितना है? ए, और ये कितना है? ये आर। तो इन दोनों का जब बनाओगे तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहां भी क्या बनेगा? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसको याद कर लो, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से याद करा दूंगा तुम्हें। चलो ये हो गया। अब जो लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना कौन रहा है, तो अगर प्लस चार्ज क्यू बना रहा होगा तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितना लोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अगर निगेटिव चार्ज बना रहा होगा तो भी सेम ही बनाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल का स्क्वायर। बट यहां पे थोड़ा सा एक अंतर आएगा बच्चों, वो अंतर कहां होगा? ध्यान दोगे, एक्सिस में और इक्वेटोरियल में। तो यहां ई जो नेट हम लेंगे वो कितना होगा? 2e cos थीटा, ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एक रिजल्ट है, जिसको याद रखोगे कि दो वेक्टर अगर इक्वल होता है, क्या होता है? अगर दो वेक्टर अगर इक्वल होता है तो उसका जो इक्वेशन आता है वो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। इस रिजल्ट को यूज किए, ठीक है। तो अब यहां से हम डायरेक्ट रख लेते हैं। तो देखो 2 इंटू ई का वैल्यू इन दोनों में से कोई रख सकते हो, आ जाएगा के क्यू बाई रूट, खत्म हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जो 10th क्लास में पढ़े हो, 10th क्लास में, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? ए, हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो के 2a क्यू, नीचे का जो पावर जोड़ोगे वो आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर 3/2, ऊपर में क्या हो जाएगा? के पी बाई, इसको नेग्लेक्ट कर लोगे चूंकि आर जो है वो मच मच ग्रेटर देन ए, तो यहां से आर का पावर क्यूब। ये देखो बच्चा तुम्हारा लॉन्ग का आ गया। दो लॉन्ग आसानी से याद हो जाएगा अगर इतना पहले लैंग्वेज बार बार समझा रहे हैं, डालना है, पहले इसको याद कर लो। बच्चा क्या करता है? लैंग्वेज में ही रह जाता है। लैंग्वेज थोड़ा भी बना सकते हो तो बना लोगे, तुमको 5 में से 3 नंबर 4 नंबर जरूर मिल जाएगा अगर इसको ये मैथमेटिकली पार्ट कर लेते हो तो। और लैंग्वेज तो ऐड करना है, खाली नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके दिमाग में एक रिवीजन हो जाए। इतना बात याद रखो, फिर धीरे धीरे ऐड करो, क्योंकि लैंग्वेज हम लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड कर लेंगे। चलो यहां हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो गया। अब आते हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 1। चलो तो इसमें हम देख लेते कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तभी ये फ्लक्स पढ़ पाओगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है ये समझ लेते बच्चों। तो कह रहा है कि जब कोई चार्ज अगर रखोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ये बाहर की तरफ निकलेगा। सिंगल अगर चार्ज होगा तो कैसा निकलेगा? बाहर की तरफ। अगर सिंगल चार्ज निगेटिव होगा तो इस पर चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर की तरफ। अगर दोनों चार्ज प्लस क्यू बी और माइनस क्यू बी खड़ा हो अगल बगल, ये केवल अलग अलग था सिंगल चार्ज के कारण, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? निगेटिव चार्ज के ऊपर जाके फॉल करेगा। तो एग्जाम में 2 नंबर में आता है ड्रॉ करने के लिए, तो पहले इसको ध्यान में रख लो, फिर मैं आगे बता देता हूं। चलो अगर कह रहा है कि अगर 2 सिमिलर चार्ज हो, पॉजिटिव क्यों रहा होगा, तो कैसा लाइंस का ड्रॉ होगा? तो ये अगर देखोगे तो इस तरह का एक लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे, यहां पे कर्व बनाओगे। एग्जाम में आता है 2 नंबर में ड्रॉ करने के लिए। अगर माइनस चार्ज हो तो क्या होगा? तो इसमें क्या ध्यान दोगे कि फील्ड अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ एरो करोगे, बाकी जो डिजाइन है वो दोनों सेम ही रहेगा, केवल अंतर किस चीज का होगा? तो डायरेक्शन का। तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ। किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ। तो एग्जाम में 2 नंबर में आता है इसको डिफाइन करने के लिए। फिर पूछेगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो क्या याद रखोगे?
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पहला। दूसरा, नेवर फॉर्म क्लोज पाथ। तीसरा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। इतना बात अगर याद रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारा काम हो जाता है। लिख सकते हो भाई, राइट द टू प्रॉपर्टीज, ये फिगर बना सकते हो, ये 3 पॉइंट में से कोई भी चीज लिख सकते हो। इतना तुम्हारा काम हो गया बच्चों। चलो फटाफट रैपिड फायर है, तुम पॉज करके एक बार देख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बार बार समझा रहा हूँ, 5 दिन में समझो पूरा साल भर का कोर्स खत्म करना है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि सर इतना फास्ट भाग रहा है, अगर नहीं भागे तो खत्म ही नहीं होगा। बोलो 6 घंटा क्या ले लेते, 8 घंटा पढ़ोगे, पॉसिबल ही नहीं ना बच्चा। चलो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और फटाफट लॉन्ग करेंगे। चलो, तो फ्लक्स बता देते क्या होता है। कौन सा फ्लक्स बताए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कह रहा है कि कोई भी अगर एरिया रो वहां से लाइन को पास कराओ, कितना लाइन पास होगा, उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला दे दो मैथमेटिक्स, E डॉट डी ए। सिंपल सा, क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इसको पढ़ते हैं डॉट। इसको डिफाइन कैसे करना है, तो पढ़ना है यहां से स्टार्ट करना है। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड, कहां से स्टार्ट करना है तुमको, कि इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। इसका अगर तुम देखोगे, अगर बनाओगे तो न्यूटन बाई कूलम था। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, न्यूटन बाई कूलम इनटू एरिया का क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। एक होता है वोल्ट बाई मीटर इनटू मीटर का स्क्वायर, इसलिए मीटर से मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इनटू मीटर, 2 यूनिट इसका होता है। डायमेंशन चाहो तो यहां से बना सकते हो, mlt-2 l का स्क्वायर बाई 80, तो हो जाएगा ml का 3t का पावर -3 a का पावर -1। तो इतना फास्ट काम हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, क्लियर। अब आते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर, फटाफट गॉस थ्योरम के ऊपर। चलो, गॉस थ्योरम में बेसिकली डेफिनेशन और उसका लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले है डेफिनेशन, देखो इसको भी फ्लक्स ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल फ्लक्स। क्या करना है बच्चा लोग, टोटल फ्लक्स, एस भी होता है ए भी होता है, अब ये लिखे तो ये लिख देते हैं, किसके बराबर, क्यू बाई, यानी फ्लक्स का 2 फॉर्मूला, एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों फ्लक्स ही है, दोनों फ्लक्स ही है, इन दोनों को आपस में इक्वेट किया गया है। तो गॉस क्या बोला, गॉस थ्योरम, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई अगर तुम किसी भी क्लोज सरफेस से, सबसे पहले क्या समझना चाहिए, क्लोज सरफेस, जिसका नाम क्या होगा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तुम 2 याद कर लो, एक स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल, यही 2 से क्वेश्चन बनेगा। तुमको 2 ही गॉसियन सरफेस याद रखना है, एक है स्फेरिकल और एक है सिलेंड्रिकल, इसी से काम हो जाएगा बच्चा। तो क्या बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स जो होगा, कौन सा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो चार्ज इनक्लोज्ड, इसको क्या पढ़ते हम लोग, चार्ज इनक्लोज्ड, कौन कर रहा है, बाय गॉसियन सरफेस, इक्वल टू, ठीक है, साइन यहां पे पड़ा हुआ था, टोटल फ्लक्स, क्या बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स किसके थ्रू, एनी गॉसियन सरफेस बोलो या क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, या फिर पहले लिख सकते हो 1/ε0 टाइम्स। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखोगे, फिर से हम लिख देते हैं कि भाई
टोटल फ्लक्स किसके थ्रू, किसी भी क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस, इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, क्या बोलते हैं इसको, 1/ε0 टाइम्स चार्ज। कौन इनक्लोज किया है, ये चार्ज किसके अंदर बैठा हुआ है, इसके अंदर बैठा हुआ है, चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, इस कॉल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। अगर बना के लिख लोगे तो, नहीं तो बोले वो बना के सुन के लिख लोगे, क्योंकि फिर लिखेंगे बच्चे तो फिर बार बार समझा रहे हैं। चलो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं कौन सा, तो 1 से 2 ठो बना लो, काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले आता है स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट एंड प्रूव्ड गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। इसके लिए सरफेस लोगे, एक चार्ज लोगे, एक छोटा सा एरिया लो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। तो क्या ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमको गॉस थ्योरम प्रूफ करना है, तो E डॉट dA क्लोज इंडिकेशन। चूंकि एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ ही है, क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो E dA cos 0 डिग्री क्लोज इंडिकेशन। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम मिलेगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, E रहेगा, इसलिए कांस्टेंट चीज होगा। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, E क्या है मेरा, कांस्टेंट। ठीक है, तो E को बाहर कर लो, किसका इंडिकेशन करना होगा, dA का। तो चूंकि हमको लेफ्ट से राइट इक्वेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी क्या बताते हैं, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, वेयर आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रख देते हैं फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है बच्चा, 4πr का स्क्वायर, इसलिए 4π से 4π, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, Q/ε0। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। अब इसमें लैंग्वेज तो ऐड करना पड़ेगा, बिना लैंग्वेज ऐड किए नहीं होगा। लेकिन अगर इतना भी करते हो, थोड़ा मोड़ा भी लैंग्वेज अगर ऐड कर पाए, चलो 5 नहीं मिलेगा, 2.5 3 कुछ तो मिलेगा। बार बार क्या समझा रहा है, जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ उनके लिए लेक्चर चला रहा है, और जिनका प्रिपरेशन उनको तो और अच्छे और तेज से वो उनका क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं हम। बाद में फिर डिटेल में पूरा लेक्चर जो अगले साल से स्टार्ट करेंगे वो पूरा डिटेल में आएगा ऑनलाइन। चलो हो गया ये। चलो अब आते हैं इसमें कुछ एप्लीकेशंस और से। तो 2 एप्लीकेशन इसके अंदर हम देख लेते हैं, एक इन्फिनाइट शीट, एक इन्फिनाइट वायर के कारण, और एक है इन्फिनाइट शीट के कारण। दोनों का हम एक ही साथ कर लेंगे तो ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें भी सिलेंडर मानना है, इसमें भी सिलेंडर एज्यूम करना है बच्चा। यहां चार्ज किस पे है, लेंथ के ऊपर, चार्ज ऑन लेंथ। यहां क्या है, चार्ज ऑन एरिया, चार्ज ऑन लेंथ, और ये चार्ज ऑन एरिया। तो यहां से हम लैम्डा यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे, तो अगर हम बाय गॉस थ्योरम ले तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको बोलेंगे टोटल फ्लक्स E इंटू dA। ठीक है, इसमें भी E डॉट dA, दोनों सेम चलेगा बच्चा, इसलिए दोनों एक साथ करवा रहा है। देखो यहां जब तोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, इसमें भी क्या होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, यहां पे भी एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, इसमें भी एरिया वेक्टर। लेकिन यहां देखोगे, अब यहां ध्यान देना, यहां पे एरिया 3 अलग अलग है, एक इसमें है नीचे की तरफ, ये भी है ऊपर की तरफ। इसमें एक कर्व है जो ऊपर की तरफ है, बाकी दोनों बाहर की तरफ है। तो अगर एरिया S होगा तो ये भी एरिया कितना होगा, S। इसका भी एरिया S मान लेते तो इसका भी एरिया S। अब देखो दोनों में ध्यान दो, तो सिलेंडर कैसे बना है, कर्व सरफेस से, और 2 ठो क्या बना है, सर्कुलर पार्ट से। तो अगर इसको तोड़ेंगे हम तो बोलेंगे 3 पार्ट लेंगे। एक हम ले लेते हैं कर्व लोअर का पार्ट,
कौन सा पार्ट? ये लोअर वाला पार्ट। इसका लेंगे तो E इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है और एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर अगर हम कर्व के कारण लेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, और थर्ड वाले का भी लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या लिख दोगे अगर अपर वाले पार्ट से ले रहे हैं तो E इंटू डी ए इंटू कॉस 90। अब यहां से क्या देखोगे? ये भी 0, ये भी 0, तो बचेगा कौन? सिर्फ ये। तो E इंटू डी ए जिसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा? तो ये कर्व पार्ट का जो एरिया होता है, ये वाला पार्ट सिलेंडर का, कितना होता है बच्चा? मालूम होगा 2 पाई आर। अगर लेंथ L ले लेते हैं तो L। अब इसको वेट क्या करना है? तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या होगा? तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना होगा? तो चूंकि हम यहां पे चार्ज कहां रखा है? लेंथ पे, तो इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Q बाई कितना था? L। तो Q बनाना कितना होगा? लैम्डा इंटू L के बराबर। तो यहां से हो जाएगा लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? यहां रख दें, क्योंकि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट मेरे पास ये, राइट ये वाला है। लेफ्ट मेरे पास, तो इसको ऊपर करके लेके चले जाते हैं। तो लेफ्ट और राइट अगर इक्वल कर ले, कितना आ जाएगा? यहां से 2 पाई आर एल इंटू ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल के लैम्डा इंटू एल। तो एल से एल, यहां से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में लिखवाए थे देखो, उसके बराबर हो गया। प्रूव। सेम काम अगर उसके लिए भी करोगे, सेम काम किसके लिए करना बच्चा? इसका भी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो, इसमें अगर हम इसका देखेंगे, इसका भी देखो प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो इसमें भी 3 पार्ट है। तो यहां पे क्या होगा? पहला जो ये वाला पार्ट है, इसको लेफ्ट पार्ट मान लेते, राइट पार्ट मान लेते, मान लो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका क्या? राइट पार्ट का कितना हो जाएगा? चलो पहले इसको मैं फिर से पूरा लिख देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। ठीक है, तो पहला मेरे पास कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। इसको तोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड का E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस राइट साइड कर्व वाला पार्ट का कितना? कर्व पार्ट का E इंटू डी ए इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस राइट साइड का R E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। तो देखो इस बार ये 0 होगा, बाकी दोनों रह जाएगा। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। यहां से बचेगा तुम्हारे पास क्या बच्चा? ये दोनों तो बचेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो दोनों सेम है। तो क्या आ जाएगा? E इंटू इंटीग्रेशन डी ए। दोनों का एरिया चूंकि सेम है तो E इंटू एस। चूंकि एरिया कितना लिए थे बच्चा हम लोग? S। अब इसको किससे इक्वेट करोगे? तो राइट हैंड साइड में क्या बोल रहे थे? Q बाई Q कितना होगा? देखो इसमें चार्ज कहां लाई कर रहा है? इस वाले पूरे एरिया पे। यहां पे एक एरिया होगा जिसपे ये लाई कर रहा है, ठीक है ना बच्चा? किस पे लाई कर रहा है ये? एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा? S माने हुए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। क्योंकि क्या बताते हैं? सिग्मा क्या था? चार्ज बाई एरिया। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एस। क्योंकि ए मतलब एरिया, एस यहां लिखे हुए हम लोग। एरिया कितना लिया हम लोग? एस। आ गया चार्ज, रख दे वहां से। फिर से लेफ्ट और राइट इक्वेट करोगे तो यहां से हो जाएगा E, क्योंकि 2 पार्ट था या 2 कर लोगे, वो छूट गया था। 2s इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो s से s कट जाएगा, तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चा लॉन्ग पार्ट। इसको बार बार देख के इतना क्लियर कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये चैप्टर हो गया कौन सा? फर्स्ट कंप्लीट। ये रैपिड फायर है, ये मत कहना सर कि पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बाबू, इतना ही याद करके जाना है तुमको। अगर हम पूरा डिटेल में पढ़ाने लगेंगे ना, तुम्हारा पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा कोर्स 5 दिन के अंदर तुम रिवीजन कर पाओगे।
तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बच्चों के साथ शेयर करो जितना हो सके, और अपना जो डाउट हो वो कमेंट करो, ठीक है। और देखते हैं क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिन का चैलेंज लेके चल रहे हैं हम लोग कि भाई 5 दिन में तुमको कैसे हमको पास कराना है, कैसे, तो थ्योरी क्लियर करा दे कि कब से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाए, लॉन्ग क्वेश्चंस लिख पाओ। अगर 5 में से 3 में से अगर तुम 2 लॉन्ग भी लिख लेना बाबू, तो 60+ मार्क्स आराम से आ जाएगा। तो मेरा टारगेट है कि इस 5 दिन में कराना, और अगले साल से हम लोग पूरा डिटेल में आएंगे, ठीक है। चलो।